तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक ख़त्म कर लिया था और आज मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 1.4 और 1.5 दोनों के लिए ही हम लोग टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ साथ आज हमें पढ़ना है वेन डायग्राम्स। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्रामेटिक फॉर्म भी होता है, वही फॉर्म क्या होता है, वेन डायग्राम्स, ठीक है। और दुनिया में जितनी भी सेट्स हैं ना, उन सभी को हम लोग वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को शुरू करते हैं। और वेन डायग्राम्स में यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेथड ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। सही बात है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसमें कि हम लोग क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और सर्कल की तरह डायग्राम्स बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, देखो। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात इसमें जो तुमको समझना होगा, जो हमारा U होगा, U मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को लेकर कल हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब एक हमारी छोटी सी दुनिया। समझे क्या, मैंने कल ही बताया था यूनिवर्सल सेट एक छोटा सा दुनिया होता है, बाकी जो सारी चीज़ें होती है उसके अंदर ही हो रही होती है। समझ में आया बात, गुड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये छोटी सी दुनिया है तो छोटी सी दुनिया में तुमको क्या दिख रहा है, तो ऐसे मुझे देखने में तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमारा U क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 नंबर्स हो गए। अब इसमें तुमको एक सेट A दिख रहा होगा जिसको कि हम लोगों ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बिल्कुल जब भी हम यूनिवर्सल सेट के अंदर एक दूसरे सेट को दिखाते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसको हम लोग सर्कल में दिखाते हैं। और मैंने एक बात बताया था कि जब भी किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट आता है तो वो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो बिल्कुल सी बात है। और ए में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10, ये लग रहा है इवन नंबर्स को इन लोगों ने लिया हुआ है ना। चलो ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने कल क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 10 तक है और ए में 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 इधर आ गया और 2 4 बाहर भी आ जाएगा, नहीं। यूनिवर्सल सेट के अंदर हर एक नंबर एक ही बार होना चाहिए, ये मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सेट्स का पहला थ्योरी ही यही है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। समझ में आया क्या, बहुत अच्छे। और एक एग्जाम्पल इधर भी है, अब इसको समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और वैसे इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो ना भाई, A इज अ सबसेट ऑफ U, राइट। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक इस एग्जाम्पल को देखो, इसने भी एक छोटा सा दुनिया बना रखा है ना। और ऐसे देखने में मुझे लग रहा है, हाँ, एक सेट A है, U भी, ये भी तो वही है ना, 10 तक ही है। 1 2 3 से लेकर 10 तक नंबर है। और इसके अंदर A है, A कितना है, 2 4 6 8 10, A के अंदर जितनी मैंने देख लिया। इसके फिर B भी है, B क्या है, 4 और 6 है। अब इस चीज़ को तुमको देख के क्या लग रहा है, एक छोटी सी दुनिया बनी यूनिवर्सल सेट की। अब जो भी चीज़ें होंगी उसी दुनिया के अंदर होंगी। अगर हम कहीं पे लिख देंगे C मेरा 12 और 13, तो क्या 12 और 13 इसके अंदर आएंगे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम C को इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर तुम चाहो यहाँ पे C ऐसे करके C दिखाकर 12 और 13 कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में सिर्फ नंबर 1 से लेकर 10 तक ही है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही एक चीज़ और देखोगे तो A इज द सबसेट ऑफ U, बहुत अच्छे। B भी U का ही सबसेट है, बहुत अच्छे। और एक और मजेदार बात है कि B इज द सबसेट ऑफ A ऑल्सो। समझे क्या, B क्या है, A का सबसेट है, तो इसलिए हमने B को भी A के अंदर ही रख दिया, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि B को हम इधर भी रख के 2 4 कर देंगे और इधर भी A में भी 2 4 रहेगा, नहीं भाई, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसको लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, A इज द सबसेट ऑफ U, B इज द सबसेट ऑफ U, ऑल्सो B इज द सबसेट ऑफ A। कोई तकलीफ नहीं है ना। ये बिल्कुल देख कर समझने वाली चीज़ें हैं और होपफुली तुमको समझ में आ भी रहा होगा। मैंने कल भी सबसेट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, है ना। चलो,
अब हमारे पास कुछ कुछ ऑपरेशंस एंड सेट्स है, समझे क्या? अब ऑपरेशन एंड सेट्स में क्या क्या आ सकता है? एक तो यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स दिया हुआ है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, और ये 2 नहीं, यूनियन ऑफ सेट्स है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आएगा और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, फिर उसी के तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स आएगा और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, ठीक है। मैं तीनों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से तीनों ऑपरेशंस को उनके प्रॉपर्टीज के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, तो तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से एक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑपरेशन एंड स्टेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है भाई? तो देखो, अगर जैसे मानो कि तुमने 2 सेट लिया, ठीक है, 2 सेट लिया, मैं ना एग्जाम्पल्स लेते हुए समझाता हूँ तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। जैसे देखो, यूनियन ऑफ सेट्स एक्चुअली होता क्या है? मानो कि तुमने एक सेट ए लिया जिसमें तुमने रखा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तुमने एक सेट बी लिया जिसमें तुमने रखा 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? यूनियन, ए और बी का यूनियन सेट निकालना है। तो मानो कि उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? ए यूनियन बी, ये वह रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो ऐसे मैंने कैपिटल यू करके बनाया हुआ है, इसे कहते हैं क्या? यूनियन। इस सिंबल को यूनियन कहते हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, और रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ख्याल रखो। एवरी एलिमेंट्स विथआउट रिपीटेशन, सारे एलिमेंट्स लेना है बिना रिपीट किए हुए। तो अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ए और बी 2 हैं हमारे पास, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो ए का तुम लिखोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, परफेक्ट, क्योंकि आने चाहिए सारे एलिमेंट्स। अब बी में देखोगे तो 3 4 5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको वापस रिपीट नहीं करना है, सेट्स का रूल है भाई। तो हम क्या लिखेंगे? 6 और 7। अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट यूनियन सेट। तुम किसी भी सेट के साथ जब भी यूनियन लोगे तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, सारे एलिमेंट्स दोनों सेट के आने चाहिए और रिपीटेशंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इतना सा काम से तुम्हारी यूनियन वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसी पे बेस्ड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे मानो कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी तुम लो या फिर बी यूनियन ए लो। अरे ये तो डिस्कशन की बात ही नहीं है भाई, तुम ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो सेट ही है। तो ये हमारा, ये तो समझ में आई, ये इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने छोटे से क्लास में सीख रखा होगा, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब दूसरा एक है कि या तो तुम मानो कि तुम्हारे पास 3 सेट है, तो तुम ए यूनियन बी निकाल लो पहले, और जो आंसर आएगा उसका साथ सी का यूनियन कर लो, या फिर तुम बी यूनियन सी पहले कर लो और जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन कर लो। भाई दोनों केस में नंबर सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि तुम यूनियन किसी भी केस में कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनियन का रूल ही है जो भी सेट्स है उसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, चाहे ए सेट बी सेट सी सेट जितनी भी सेट्स हो। और दूसरी चीज़, रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। तो तुम किसी भी तरीके से निकालो, इसका इससे कर लो, फिर इसका इसके साथ करो, या फिर इसको कैसे भी करो, एट द एंड तुमको मिलने वाला जो यूनियन है वो सबके लिए सेम ही होने वाला है, ठीक है। चलो, और इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, है ना। और ए यूनियन 5, अब 5 मतलब तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है भाई, तो ए के साथ किसी भी एलिमेंट्स का करोगे तो ए ही होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और ये तुम्हारा 5 जो है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता है। और ए के साथ ए का यूनियन करोगे तो भाई वापस ए ही होगा ना, तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है।
और हाँ हाँ, ये एक समझने वाली बात है। अब तुम अगर U के साथ ही, यूनिवर्सल सेट के साथ ही अगर यूनियन निकालोगे भाई, मानो कि U तुम्हारा ये रहा और ये तुम्हारा ये रहा, और तुम यूनिवर्सल सेट के साथ ही किसी सेट का यूनियन निकालोगे तो भाई वापस यूनिवर्सल सेट ही मिलने वाला है, नो डाउट। तो तुम ये U के साथ करोगे एक है तो U ही मिलेगा, इसे लॉ ऑफ U कहते हैं, फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा तुमको। तो हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज है, ऑपरेशंस है मतलब, जो कि सेकेंड वाला इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इन दोनों को भी फटाफट ले लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम अपने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी सीखे उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अब अगला ऑपरेशंस। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला डायग्राम से। ठीक है, जैसे यूनियन था ना, ठीक उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा A इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 4 5। मान लो तुम्हारे पास B क्या हो गया, 4 5 6 7, ये हो गया मान लो। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि दो सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है बस वो लेना है, दैट्स इट। मतलब कि ओनली कॉमन एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B, वो सिंबल राइट, इंटरसेक्शन B हमारे क्या हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ जरा, तो सर कॉमन 4 और 5 दिख रहा है, तो बस हो गई 4 और 5, बात खत्म। इतना सिंपल सा चीज़ था, यही होगा तुम्हारा इंटरसेक्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि सर अगर मानो कि A में 1 2 3 4 5 है और B में 6 7 8 9 होता, कॉमन नहीं होता, तो कॉमन नहीं होता तो तुम ऐसे लिख देते A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5। क्या तकलीफ है, जब कॉमन नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो मैंने क्या सिखाया, हमेशा 5 लिखने के लिए, बात खत्म। तो ये हो गई तुम्हारी इंटरसेक्शन की कॉन्सेप्ट। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे क्वेश्चंस बनते जरूर हैं। और खास करके इन चीज़ों को हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, ये बहुत ज़्यादा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके ही दिखा देता हूँ, सो डैट तुम्हें ना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये रहा, और एक मैं यूनियन सेट भी ले लेता हूँ। ठीक है, मानो कि मेरा यूनियन सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। ठीक है, 1 से लेकर के यहाँ तक है, 8 तक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ऐसा वेन डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, इसको मैंने U ले लिया, हमारा यूनिवर्स छोटा सा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 8 तक बस। अब उसमें क्या है, A 1 2 3 4 5 है और B 4 5 6 7 है। मतलब A और B में क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन है। और जब भी इंटरसेक्शन हो तो हम अलग अलग A को अलग और B को अलग तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वापस एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। A को लिखोगे फिर B को लिखोगे, 4 और 5 रिपीटेशंस हो जाएगा। तो जब भी इंटरसेक्शन होता है मेरे भाई, तो तुमको वेन डायग्राम में जो है दोनों सेट को ऐसे इंटरसेक्ट करवाना रहेगा। समझे क्या, जब भी इंटरसेक्शन हो तो तुमको दोनों सेट को आपस में इंटरसेक्ट करवाना रहेगा। और ये तुम्हारा हो जाएगा A, ये तुम्हारा हो जाएगा B, या फिर इसको A मान लो, इसको B मान लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब हमें अंदर क्या करना है, नंबर्स फिलअप करना है। तो नंबर्स फिलअप करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन है वो लिख दो, 4 और 5 हो गई। इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। अब A में देखो, A में 4 और 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या बच गया, 1 2 3, तो लिख दो 1 2 3, ये भी हो गई। अब B की बारी, B में तुम्हारा क्या है, 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 6 और 7 बचा हुआ रह गया, तो इधर लिख दो 6 7। अब इन दोनों के अलावा और कोई अगर चीज़ बचा हुआ है तो बताओ मुझे। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ एक 8 बचा हुआ रह गया, तो 8 को भाई बाहर लिख दो, हो गए तुम्हारी काम। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। A और B दोनों में इंटरसेक्शन था, तो हमें सेट्स को भी अंदर इंटरसेक्ट करके दिखाना है, बस इतना सिंपल सा तो बात है। तो हमारे ये हो गया। अब अगर इसको वेन डायग्राम में हम लोग ना सेट करके दिखाते हैं, तो अगर तुमको A इंटरसेक्शन B को सेट करके दिखाना है तो ये रहा लो, कर दिया सेट, तो तुम्हारा ये हो गया इंटरसेक्शन B। समझे क्या,
ठीक है। अभी अभी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले जो ना जिसमें मैं वेन डायग्राम बना बना कर दिखाऊंगा भर भर के, तो टेंशन मत लो, और इसे समझ में भी आनी चाहिए। टेंशन मत लो का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दो। तो अभी जो हमारा हो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, और उसके साथ ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वही पुराने प्रॉपर्टीज़ जो तुम ऑलरेडी जानते हो। अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, भाई जब दोनों में कॉमन ही एलिमेंट निकालो तो सेम ही होगा ना, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। दूसरा आ गया, अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो और जो एलिमेंट्स आएगा उसके साथ सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो और जो एलिमेंट्स आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों सेम ही होने, और इंटरसेक्शन सेम ही है भाई, जो एलिमेंट्स कॉमन आएगा वही रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, तो फिर ये भी काम करेगा हमारा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब दूसरा फाई इंटरसेक्शन है। हाँ अब देखो, कुछ भी नहीं है और ए है, तो कुछ भी नहीं है और ए में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, तो ये खाली रह जाएगा, तो इसलिए एम्प्टी है, इसे लॉ ऑफ फाई भी कहते हैं, ठीक है। और यूनियन, अब भाई यूनियन तो मजेदार चीज़ है। तुम यूनियन के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो भाई वो सेट तो पूरा का पूरा आ गया ना उसके अंदर। जैसे मानो यहाँ पे अगर मैंने u बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 और a बोल दिया 1 2 3 4 5, तो u और a के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो भाई ये पूरा का पूरा है, तो पूरा का पूरा a वापस हो जाएगा। तो जिस भी सेट का इंटरसेक्शन हम u के साथ करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं, तो वापस हमें वही सेट मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये रहा लॉ ऑफ u। अब दूसरा हमारा ए इंटरसेक्शन है, जब एक सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करोगे तो जो सारे एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन हो जाएंगे, वापस ए मिल जाएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया ये। अब ये 6 प्रॉपर्टीज हो, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। देखो, तुम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करो, बी यूनियन सी है, उसका जो तुम्हारे पास एक सेट है उसके साथ तुम ए का इंटरसेक्शन कर रहे हो अगर, तो तुम्हारे पास करने का दूसरा तरीका भी है। तुम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लो और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो और दोनों के बीच का यूनियन ले लो, ठीक है। कहने का मतलब इफ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी तुम कर सकते हो। इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको अभी हम वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह लेके, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी तुमको, गुड। अब हमारे पास ना एक डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुम समझ लो। मैं इसमें भी एग्जांपल से ले लेता हूँ। मानो कि हमारे पास ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, और तुम्हारा बी हो गया 4 5 6 7। अब a माइनस बी का मतलब वो होता है कि a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, सिर्फ a में हो, तो इसे हम लोग ओनली a भी कहते हैं। तो अगर इसको तुम a माइनस बी लिखो अगर, तो ये तो हो गया ना डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो a माइनस बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो सिर्फ a में हो b में ना हो, तो सिर्फ a में का 1 2 3, तो 1 2 3 खत्म। इसे ओनली a भी कहते हैं, ओनली a। बात समझ में आया क्या? अगर वेन डायग्राम में देखोगे तो तुम्हारा इस वाले पार्ट को हम सेट करेंगे, ये ओनली a है ना, सिर्फ a हमें चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी। सिमिलरली तुम b माइनस ए भी तो निकाल सकते हो ना जी, तुम b माइनस ए नहीं निकाल सकते हो क्या? तुम b माइनस ए भी तो निकाल सकते हो। तो अगर तुम b माइनस ए निकालोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारे हाथ में? तो सर b का वो एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है भाई। तो 6 और 7, क्योंकि 4 5 तो इसमें है, तो 6 और 7 हो गई। क्या तकलीफ है? अगर इसको तुम वेन डायग्राम में दिखाओगे तो ऐसा बनेगा, u हुआ, ऐसा हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, तो b का वो एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो ये तो a में है, तो हमारा ये वाला पोर्शन सेट कर दो। वेन डायग्राम तो एकदम मस्त लवली चीज़ है, इससे सारे कॉन्सेप्ट एकदम सामने दिख जाते हैं क्लियर होते हुए, ठीक है। तो तुम जो भी क्वेश्चंस करो एक बार वेन डायग्राम के नजरिए से भी सोचना उसको। चलो, तो ये क्लियर हो गई होगी डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब एक चीज आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चंस पे लगभग ये आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को एक तो सबसे पहले हमेशा हमें इसको u के साथ जोड़ के देखना होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ। मतलब कि अगर तुमने एक छोटा सा यूनिवर्स बनाया
उसमें तुमने कुछ u के वैल्यूज़ लिए, उसमें तुमने एक छोटा सा सेट बनाया उसके अंदर a। अब अगर मैं बोलूँ a कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि a का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि a के वो नंबर्स जो a को छोड़ के बाकी सब जगह पे है ना, तो वही चीज़ होता है a कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मानो तुम्हारे पास u बराबर अगर 1 से 10 तक नंबर है u बराबर, और तुम्हारा a है 4 5 6 8, 2 भी ले लो, a तुम्हारा क्या हो गया 4 5 6 8, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो a को छोड़ के बाकी सब कुछ, a को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो वही होगा जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, a को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो 1 3 5 7 9, समझे क्या, 1 3 5 7 9। और यही चीज़ें अगर तुम समझोगे, अच्छा ये 5 ले लेगा इधर, चलो ठीक है, ये 2 4 6 8 10 है, ठीक है। चलो बातें समझ में आ गई तुमको। और a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u को छोड़ मतलब a को छोड़कर बाकी सारी चीज़, और इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, a को छोड़कर बाकी सारे चीज़ मतलब ये u माइनस a की तरह नहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है सर, u में से हमने a को माइनस कर दिया और जो बचा वो ले लिया, मतलब a कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। लॉजिक का बात है, ठीक है जी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ऑलवेज इन रेफरेंस विथ यूनिवर्सल सेट, समझा दिया मैंने। इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोल रहा है, अगर तुम a का यूनियन, अब यूनियन आ गया, a का यूनियन तुम a कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हो, a का यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हो, तो आंसर में क्या मिलेगा, a ले लिया, इसका यूनियन ले रहे हो तुम a के बाहर वाले से, और यूनियन में मैंने क्या समझाया था कि जो भी दो पार्ट का बात करे, दो सेट का बात करे, उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए और सारे आने चाहिए। तो तुम a के भी सारे एलिमेंट्स ले रहे हो, और a के बाहर मतलब a कॉम्प्लीमेंट का भी सारे एलिमेंट्स ले रहे हो, तो तुम तो क्या ले रहे हो, पूरा का पूरा यूनिवर्स नहीं ले रहे हो क्या, बिल्कुल सही बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सिंपल है, a और a इंटरसेक्शन के बीच, a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, a और a के बाहर दोनों में कोई कॉमन है क्या, बिल्कुल ऐसे कॉमन हो सकता है भाई, तो ये 5 हो गया। और डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा फेमस लॉ है, बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे, इसको क्या सारे को ना वेन डायग्राम्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, हम सबका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स लेके कुछ ना कुछ लेकर वेन डायग्राम में दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। तो डी मॉर्गन्स का पहला लॉ ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का तुम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ए यूनियन बी का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो वो जो आंसर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। एक काम करता हूँ मैं ना इसके लिए एक वेन डायग्राम बना देता हूँ, सो दैट तुमको ना थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा, और तुम कभी भी चाहो तो वेन डायग्राम वगैरह तुम बनाकर अपना कॉन्सेप्ट को या फिर पोर्शंस को कॉन्क्रीट कर सकते हो या फिर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सेट्स का कोई भी लॉजिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर उसको वेरीफाई करना है, उसको अगर कॉन्क्रीट करना है, तो एक ही मेथड है हमारे पास, वेन डायग्राम बनाकर चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पे तुमको डी मॉर्गन्स लॉ में पहला लॉ तुमको क्या बोला गया है, अगर तुम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम देखना जरा, मानो मैं 2 वेन डायग्राम बनाने वाला हूँ, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और देखेंगे क्या दोनों में सेम आ रहा है क्या। देखो सपोज एक मैंने ऐसे बनाया, एक ए बनाया, एक बी बनाया, ये रहा ए, ये रहा बी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा ए यूनियन बी क्या है इसमें से, तो तुम बोलोगे सर ए यूनियन बी तो वही होता है, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स और रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारा ए यूनियन बी क्या है, ये वाले पोर्शन पूरा है, मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी है, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट तुम लोगे,
इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका मतलब तुम बाहर वाला ले रहे हो। बिल्कुल सही बात, तुमने बाहर वाला ले लिया, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें देखना ये है कि क्या ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है क्या, बस ये जज करना है हमें, ठीक है। तो हम इसका भी ना भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट तुम बनाओ। ए बी, मानो कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बोलूंगा तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं इसको कर रहा हूं, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। क्या मस्त है, क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट नहीं हो गया। अब तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट देखो, अब तुम बी कॉम्प्लीमेंट को ले लो तो ठीक है भाई। अब बी कॉम्प्लीमेंट लेना था मतलब कि बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो बी को नहीं लेना बाकी सबको लेना है। तो इसका मतलब इसको ऐसे करेंगे हम, बस बी को नहीं लेंगे भाई, ध्यान में रखना, बी को नहीं लेंगे। जब बी को नहीं लेंगे इसका मतलब कि इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये रहा, ये थोड़ा लग रहा है ज़्यादा अजीब हो गया, लेकिन समझने की कोशिश करना। हम बी को नहीं ले रहे हैं, बाकी सबको ले रहे हैं। अब तुम इसको देखना कि जो भी मैंने दो ग्राफ बनाए, मतलब दो डायग्राम्स बनाए या फिर दो ऐसे बार करके लाइंस खींचकर बनाए, दोनों में से कॉमन क्या क्या रीजन आ रहा है। तो ये पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन, ए और बी के बाहर वाला पोर्शन जो है सभी कॉमन में आ रहा है। देखो तो ये सभी शेड हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन है, इसमें डबल डबल लाइन्स है, ठीक है। इसका मतलब कि जो दोनों पर्सन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर, वही तो इंटरसेक्शन है ना। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या ये वही पोर्शंस नहीं है। देखो तो इधर अगर मैं अगर इसको हटा दूं, जो हमारा कॉमन रीजन नहीं है, इसको अगर मैं हटा दूं, इसको भी अगर हटा दूं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है, तो देखो तो इसके ठीक सेम आ गया। तो इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कोई भी लॉ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, और डी मॉर्गन से दूसरा लॉ ये कहता है, डी मॉर्गन का, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। चलो, और लॉ ऑफ डबल, अगर मतलब कि एक ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर वापस उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस ए पे आ जाओगे। जब भी तुम डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल सेट मिल जाएगा भाई, ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो ये हो गया डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट कहने के बाद कुछ भी नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जब कुछ भी नहीं है उसका उल्टा मतलब क्या है, पूरा यूनिवर्स। कुछ भी नहीं है उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब पूरा यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वापस 5 हो जाएगा। इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। चलो, और इतनी सारी चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। हो सकता है कि तुमको कुछ भी थोड़ा सा अगर डाउट आ सकता है तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछना, और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अभी, ठीक है। चलो, अभी आज का लेक्चर का हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि लेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल्स टू 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। भाई अब क्या करूं मैं इस एग्जांपल को, बताओ। ए यूनियन बी निकालना है, तुमको ए और बी पता है, मैंने क्या पढ़ा है, ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स लेना है, रिपीटेशन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखो, लैंग्वेज तुम लोग लिखना थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्यूशन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है भाई, यहाँ से लिखना शुरू करो, 2 4 6 8 6 8 आगे इधर 10 12। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ख़त्म, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई ओ यू है और बी इक्वल्स टू ए आई यू है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, सो डैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए।
अरे भाई हाँ ठीक तो है, तो लो ना तुम ए यूनियन बी निकालो पहले। तुम्हारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, वो सारे चीज लेना है जो ए और बी दोनों में विदाउट रिपीटेशंस। तो ले लो, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ए ई आई ओ यू, इधर शुरू किया, और इसका बी का लो, ए आ गया, आई आ गया, तो भाई अब ये वापस ए ही की तरह तो है, इज इक्वल्स टू ए, प्रूव्ड। क्या मजाक चल रहा है, खत्म। अब लेते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल में पता है क्या है, वापस यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्या है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है। बताओ मजाक चल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो सही है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, कॉमन क्या है, 6 और 8, 6 और 8। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगला एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब अगला एग्जांपल है, बहुत सिंपल है भाई, तुमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बोला जा रहा है हमको सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। हमसे ये बोला जा रहा है भाई दिखाओ सो डैट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए और बी में जो दोनों में कॉमन है वही ले लो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन। अच्छा पूरा का पूरा बी ही आ गया, तो हो तो गया, ये इज इक्वल्स टू बी, प्रूव हो तो गया, क्या तकलीफ है। और एक चीज देखोगे ना तो तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बी जो है, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए की तरह नजर आ रहा है। बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तभी तो सबसेट हुआ। और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वापस बी ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी तरीका था समझने का। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है, तुमको भी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो हमसे 2 चीज़ निकालने के लिए पूछ रहा है, भी माइनस बी और बी माइनस बी। तो ये डिफरेंस सबसेट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तुम लिख कर क्या कर सकते हो, भी माइनस बी तुमको जब भी बोले तो मैंने क्या बोला था, भी माइनस बी का मतलब भी का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो भी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए आई के यू। तो के से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ए आई यू को हटा दो, ए आई यू को हटा दो, क्या बचा, ए ई, मतलब ई ऊ है ना, ए आई यू को हटा दिया तो क्या बचा, ई ओ, ठीक है। अब ठीक उसी जगह तुम b माइनस भी करोगे, मतलब तुमने b में से भी को सब्ट्रैक्ट किया इस बार, तो ये ए आई और यू तो निकल गया होगा क्योंकि इसमें ए आई ओ यू है। तो फिर हमारा क्या बचा, के बचा, बस हो गया। बस यही समझाना था, इसमें कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका था एग्जांपल्स लेके। तो इसके साथ साथ सब तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 जो है बेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो कुछ भी डाउट हो तो पूछना मेरे से, बाकी तुम सारे क्वेश्चंस कर लो। अब हमारे पास देखो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोला गया है कि u इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक है और a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 है। तो हमसे पूछा जा रहा है a कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो यार मैंने पहले ही बता रखा है कि a कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी सारे नंबर्स। इसका मतलब यूनिवर्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, और ये तो हमारा a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 6 8 10। अच्छा ये ऑड नंबर लिया है ना, तो हाँ तो 2 4 6 10 क्लियर है, ख़त्म हो गई, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। चलो अब ये जो एग्जांपल है बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल है। क्यों बोला हूँ मज़ेदार, क्योंकि एक अकेले एग्जांपल ने कॉम्प्लीमेंट के सारे चीज़ें क्लियर कर दिया है, ठीक है। देखो कैसे, यू तुमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए दिया है तुम्हारा 2 3, बी दिया है तुम्हारा 3 4 5, और इसमें तुमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, और फिर शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और ये तुमको क्या लग रहा है, ये डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है क्या? वेन डायग्राम से तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, अब थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा से भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अगर तुमको ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, ए को छोड़ के यूनिवर्स का बाकी सारे नंबर्स। तो यूनिवर्स तो तुम्हारा 1 से लेकर 6 तक है, ए को छोड़ दो तो 1 4 5 6 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वापस वही, बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का सारे नंबर, 3 4 5 को छोड़ देना है, तो बाकी क्या रहेगा 1 2
6। क्लियर। अब अगला हमें क्या बोल, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ठीक है यहीं पे लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? तो बोलोगे हाँ सर है ना, 1 है और 6 है, तो लिखो 1,6। क्लियर। ये भी मैटर सॉल्व हो गया। अब ए यूनियन बी निकालना है। हाँ, ए यूनियन बी का मैंने क्या सिखाया था, ए का सारे एलिमेंट्स लेना है, बी का सारे एलिमेंट्स लेना है, लेकिन रिपीटेशंस नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ले लो ए यूनियन बी तुम्हारा क्या हो गया, ए यूनियन बी तुम्हारा हो गया 2, 3, 4 और 5। क्लियर बात? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हमें अगला एक जो चीज़ देखना है, ये हमारा ये भी निकल गया, हमें ये वेरीफाई करना है भाई, ये वेरीफाई करना है। इसका मतलब कि ए यूनियन बी अगर तुमको पता है तो तुमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने में बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हो तो उसके अंदर का छोड़कर यूनिवर्सल सेट का सारे नंबर। इसका मतलब कि ए यूनियन बी तो तुम्हारा 2, 3, 4, 5 हो गया, तो तुम्हारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 बचा इसमें और 6 बचा। क्लियर। तो ये तुम्हारा मान लो ये 1 हो गया और ये मान लो तुम्हारा 2 हो गया, मैंने मान लिया ऐसा। तो 1 और 2 में देखोगे तो देखो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1,6 और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कितना है 1,6 है। तो ये लॉ प्रूव हो गया। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। आज के लिए हो गया ये खत्म, और इसी के साथ साथ तुम्हारा क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स भी हो गए पूरी तरीके से खत्म। अब बाकी सारे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि तुम जितने भी डाउट्स पूछोगे वो सारे डाउट्स तो मैं क्लियर करूंगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कमेंट में पूछोगे तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, अगर डाउट अच्छा रहा तो उसके लिए एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, सो डैट वो चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग, और स्टिल तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ छूट गया रहेगा तो ज़रूर लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए वीडियो बना दूं। बाकी आज के लिए चैप्टर्स हो गए ख़त्म, अब लेंगे हम डाउट क्लासेस आने वाले टाइम में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, 1.5 ख़त्म कर दो, मिसलेनियस भी ख़त्म कर देना भाई, छोड़ना मत। चलो।